जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। आज हम लोग अपना नया वीडियो पर लेकर आए हैं और नया वीडियो जो मेरा है, नया क्लास जो स्टार्ट हो रहा है वो है मेरा बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी का अगला हम लोग पार्ट को स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो लोग बायोलॉजी के अगले टर्म्स को लोग समझेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे बायोलॉजी के पॉइंट्स को पढ़ा है। बायोलॉजी में अभी हम लोग निरंतर पढ़ रहे हैं। क्या? तो निरंतर हम लोग पढ़ रहे हैं आपका सेल, और सेल के छोटे छोटे अंग को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। सेल के जो छोटे छोटे अंग हैं वो सारे अंग को हम लोग देख रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो सेल के पार्ट्स को हम धीरे धीरे वीडियोस में करके ला रहे हैं, ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स को रेडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा ना समय लेते हुए आज हम लोग फिर बातें करने जा रहे हैं सेल्स के अगले भाग पर, राइबोसोम। देखिए राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सेल की आप लोगों ने सब देखा है, रॉबर्ट हुक ने इसे खोज करा। आगे जाकर इसमें हम लोग पढ़े कि इसके अंदर बहुत सारे अंग को पाया गया था। तो ये मेरा पूरा का पूरा सेल है, यानी कि आपका कोशिका है। इसके अंदर माइक्रोटाइडिया है, गल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है, उसके बाद मेरा राइसोसोम है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, ये न्यूक्लियस हो गया जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपस में न टकराए, इसके अंदर बहुत सारे कोशिका द्रव है, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव, ठीक है। अब ये कोशिका द्रव का क्या मतलब है सर, क्यों इतना बता रहे हैं, उसके पीछे कारण आज आपको पता चलेगा। तो देखिए, तो आज हम लोगों ने क्या करा, यहां से राइसोसोम को उठा लिया और उठाकर हम लोग यहां डाल दिया। राइसोसोम बॉडी के लिए, जो हम लोग सेल है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को पढ़ना, इसको आज हम लोग चर्चा पर लाएंगे। चल देखिए, तो राइसोसोम होता क्या है सर। देखिए इसकी खोज जो है, उसकी खोज सबसे पहले याद रखिएगा जॉर्ज पिलार्ड ने किया था, ठीक है। जॉर्ज पिलार्ड ने इसकी खोज करा। जॉर्ज पिलार्ड ने खोज कब करा? 1955 को। 1955 को इसकी खोज हुआ, ठीक है। लेकिन एक बात रखिएगा, जॉर्ज पिलार्ड ने जो राइसोसोम की खोज किया था, तो ये जंतुओं में खोज करा था इन्होंने, जंतुओं में, ठीक है। फिर बाद में रॉबिन्सन एंड ब्राउन, याद रखिएगा रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इसकी खोज जो है पादपों में भी किया था, पादप में, ठीक है। तो पादप में जो खोज किए थे राइबोसोम का, तो वो कौन थे? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। और जंतुओं में खोज कौन किए थे? जॉर्ज एंड पिलार्ड में। हालांकि आपको जॉर्ज एंड पिलार्ड का ज्यादा याद रखना है। क्यों? क्योंकि आप एक बायोलॉजी के उस तरह का स्टूडेंट नहीं हो, आप एक सामान्य तरह से जनरल कॉम्पिटिशन्स वगैरह के तैयारी में आप बैठे हो, तो आपको जॉर्ज पिलार्ड याद रखनी है, ठीक है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको इतना बता दिया। चल देखिए, राइबोसोम जो है, ठीक है, राइबोसोम जो है इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, यानी कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए आप लोग जब बॉटनी में आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, ठीक है। आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके कारण क्या होता है, पेड़ पौधे अपने भोजन निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी तरह से राइबोसोम जो है ना, इस कोशिका के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, इस कोशिका के अंदर बहुत ऐसे हिस्से हैं जहां पर वह खुद प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इससे सबसे छोटी कोशिकांग भी कहते हैं, मतलब छोटी कोशिकांग भी है, यानी कि कोशिका के अंदर जो है उसे अंग कहते हैं। और उसमें राइबोसोम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखिएगा, यानी कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह जो है ना राइबो न्यूक्लियस एसिड, इस शब्द को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आगे इसके बहुत बार चर्चा होगी। राइबो न्यूक्लियस एसिड, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस एसिड का मतलब होता है Na, और राइबो न्यूक्लियस एसिड का मतलब होता है RNA, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा RNA और DNA। तो DNA क्या है अभी बताएंगे हम लोग, RNA क्या है वो हम लोग जानेंगे बाद में। देखिए यह कोशिका द्रव में मुख्य रूप से ही नहीं, बल्कि यह आपका खुरदरी अंत परदप जालिका, यानी कि अगर पूरा ठेठ हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो आपको इंग्लिश में समझिए। देखिए इसके पिछले वीडियो में मैंने एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के बारे में कहा था। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम जो है दो भागों में बटा होता है, पहला होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ।
तो रफ की तरफ अगर चलेंगे तो रफ की तरफ याद रखिएगा, वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर आपका ER जो है ना वो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आप लोग प्लीज पीछे वीडियो में एक बार झांक कर देख लें ताकि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और उसमें जाते जाते मैंने कहा था कि राइबोसोम के बारे में बताना है, तो इसीलिए मैंने राइबोसोम के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी लेकर आया ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा बात को, ये क्या करता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण करता है। ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव में, देखिए मैंने कहा ना आपको इसके आपस में टकरा है, इसीलिए इसमें कोशिका का द्रव होता है। ठीक ना, कोशिका द्रव। देखिए द्रव्य दो होता है, याद रखिएगा, एक जो कोशिका के अंदर होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, और ये जो कोशिका का ब्रेन है, न्यूक्लियस, इसके अंदर जो द्रव है इसको कहते हैं हम लोग क्या, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या आपका न्यूक्लियस प्लाज्म, और दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा मेरा जीव द्रव्य। याद रखिएगा, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही नहीं, ये कहां रहता है, तो एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के रफ में रहता है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, अभी हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। देखिए यहां प्लास्टिड है, प्लास्टिड को जब पढ़ेंगे हम लोग, ये पादपों में होता है, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी याद रखिएगा ये क्या होता है, ठीक है, आपका राइबोसोम रहता है निर्मित। आगे देखेंगे इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है कि ये राइबोसोम आपका उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही राइबोसोम का उपस्थित होने का कारण होता है। ठीक है, देखिए राइबोसोम को हम लोग जनरली दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में इसको पढ़ते हैं। पहला होता है मेरा क्या, 70S, दूसरा होता है मेरा 80S। 70S 80S राइबोसोम में अगर आप 70S को देखिएगा तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में उपलब्ध होता है, प्रोकैरियोटिक में यह राइबोसोम होता है। कौन सा होता है, 70S। यूकैरियोटिक में 80S होता है। अब आप बोलेंगे सर शायद आपको मैथमेटिक्स में गलती हो गया, 30 + 50 कितना होगा, 80, आपने लिखा 70, 40 + 60 100 होगा, तो इसको बोलेंगे 80। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मैथमेटिक्स में गलती है, इसको हम लोग 70AS प्रोकैरियोटिक में ही बोलते हैं, और 80S किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक। देखिए अगर इसकी जांच में अभी बताने चलूं तो ये आज का लेक्चर यहीं खत्म हो जाएगा। क्यों, इसके पीछे कारण होता है। देखिए ये जो S लगा हुआ है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये जो S लगा हुआ है ना, इसको हम लोग, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग के वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम को रखा गया है। क्यों, उसने कुछ सेंडिमेंटेशंस करके दिखाया था। ठीक है, और उन्होंने एक इस तरह का, देखिएगा एक इस तरह का एक मशीन बनाया था। ठीक है, एक मशीन बनाया था, तो इस मशीन में उन्होंने कुछ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को प्रयोग किया था, कुछ एक्टिविटी करा था। ठीक है, और उसमें से वो दिखाए थे क्या कि मेरा जो प्रोकैरियोटिक है उसमें राइबोसोम 70AS पे होता है। ये दोनों याद रखिएगा, इस दोनों को हम लोग कहते हैं सब यूनिट, सब यूनिट। और यूकैरियोटिक में उन्होंने दिखाया था कि 80S होता है, यानी कि 40 मेरा होता है छोटी इकाई और 60 होता है मेरा बड़ी इकाई। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 30 में होता है छोटी इकाई और 50 में होता है मेरा बड़ी इकाई। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, अच्छा आप लोग एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब हम लोग इस मशीन के बारे में जानते हैं, यानी स्वेडबर्ग ने इस मशीन को बनाया, जब इन्होंने इनको प्रोड्यूस किया, तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, देखिए इस मशीन को भी हम लोग कहते हैं क्या, इस मशीन को हम लोग सेंट्रिक फ्यूज है ना मशीन कहते हैं। ठीक है, और इस मशीन में ही हम लोग छोटे छोटे ट्यूब्स के साथ इन्होंने क्या करा था, प्रयोग करा था इसमें, और इसका एक नया सब यूनिट को रखा कि प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S होता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए ये पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। हालांकि मैंने यहां पर ही आपको बता दिया था क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये किसमें, पादपों में पाया जाता है, हरित लौक। और दूसरा हम लोग का कहां पर, जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं में मतलब हम लोग ऑलरेडी जंतु का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा आरबीसी में यह नहीं पाया जाता है।
आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, याद रखिएगा। एक होता है WBC, ठीक ना, व्हाइट ब्लड सेल, एक होता है रेड ब्लड सेल। इसके बारे में आपको पिछले क्लास में भी थोड़ा सा मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको राइबोसोम के बारे में कुछ हद तक जानकारी आपको मिली। देखिए दोस्तों मित्रों, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम भी मेरा एक प्रकार का कोशिका का एक अंग होता है, कोशिका का एक अंग होता है। और कोशिका का जो अंग होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी दुबे ने करा था। क्रिश्चियन डी दुबे ने किया था। कब करा था? लगभग 1958 में। 1958 में लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने किया था। इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन डी दुबे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या होता है ना, लाइसोसोम ये एक थैलीनुमा रचना होता है, एक थैली होता है, ठीक है। इसके लाइसोसोम क्या होता है? थैली टाइप का होता है, ठीक है। और ये सबसे खतरनाक होता है सर। अभी मैं बताऊंगा कि कोशिका द्रव के बारे में मैंने क्यों कहा। ये थैलीनुमा रचना होता है और ये थैलीनुमा रचना जो है ना, वो झिल्ली द्वारा घिरा होता है। उसमें क्या होता है? झिल्ली होता है, ठीक ना, प्लाज्मा होता है और उससे क्या होता है? वो घिरा होता है, ठीक है। इसके अंदर, उस थैली के अंदर, बात को समझे, देखिए ध्यान से, ये एक थैली है और इसके अंदर हाइड्रोक्लोराइड एंजाइम होता है बहुत सारा, ठीक ना, क्लोराइटिक एंजाइम होता है, ठीक ना। और ये क्या होता है सर, समझिए, इसको हम लोग जल अपघटक भी बोलते हैं। जल अपघटक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी अंग सही रूप से काम नहीं करता है तो लाइसोसोम अपना हाइड्रोक्लोराइटिक एंजाइम को उस पे छोड़कर उसको मार देता है, यानी कि इसको खत्म करता है, उसको तोड़ देता है, ठीक है। यानी कि आप एक लाइन में बोल सकते हैं सर ये काम तो सेंट्रोसोम का है। तो सेंट्रोसोम के साथ मिलकर लाइसोसोम, ठीक ना, क्या करता है? कोशिका का विभाजन में सहायता करता है। कोशिका के विभाजन में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। ये प्रक्रिया होने के कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड विसल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइड विसल्स भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अब एक बात समझिए, ये जो आप सेल देख रहे हो, इस सेल में लाइसोसोम मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है, न्यूक्लियस है। तो सर इसमें इतनी खतरनाक चीज है, इसके थैली में इतनी खतरनाक चीज है, हाइड्रोक्लोराइटिक एंजाइम है, तो सर ये सब फिर मरता क्यों नहीं है? देखिए किसी भी अंग को, ठीक है, किसी भी अंग को मूव और उसका जो वर्क है, कार्य है ना, वो न्यूक्लियस द्वारा होता है, क्योंकि ये केंद्रक है, इसको ब्रेन कहते हैं, ब्रेन इसके हुक्म पर ये काम कर रहा है, ठीक है। और लाइसोसोम जो थैली है वो अपने से भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि सारे अंग के इर्द गिर्द में छोटे 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 जो कण आपको दिख रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? कोशिका द्रव। और ये कोशिका द्रव ना एक भी अंग को अपनी जगह से हिलने नहीं देता है। इसको जब तक न्यूक्लियस नहीं बोलेगा लाइसोसोम को कि तुम जाओ ईआर को मार के आओ, तब तक लाइसोसोम अपना थैलिक हाइड्रोक्लोराइड एंजाइम वहां तक नहीं भेजेगा। बात को समझ में आया बात है ना? ये खुद से नहीं कर सकता है और जब तक न्यूक्लियस नहीं बोलेगा तब तक नहीं होगा। तो इसका मतलब मिला जुला कर बात कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस ही इसका सब कुछ है, ठीक है, कंट्रोलर है, वो सबको कंट्रोल करके रखता है वो, ठीक है। तो आई होप सो व्यूअर्स कि आपको इतना कुछ बहुत कुछ सुनने को मिला राइबोसोम में, लाइसोसोम में। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में, ठीक है, प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। और प्लास्टिड को खत्म करने के बाद मैं न्यूक्लियस में आऊंगा। न्यूक्लियस का बहुत सारी चीजों को आपको बताना है, उसके बाद हम क्रोमोसोम में आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने आपको छोटी छोटी चीजों को मैंने बताया ताकि सब याद रखिएगा। देखिए मैं चाहता तो 70 और 80s को बहुत डिटेल में बता सकता था, हालांकि हम लोग उतने डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते हैं, वो कब हुआ, कैसे हुआ, उसका जो घन था यानी कि उसका जो पावर था वो 10⁻⁻13 होता है। तो हम लोग उसका
जानकर भी कोई फायदा हमें नहीं है। तो हमें जितना जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारी आपको यहां पर देने की कोशिश किया, ठीक है। आई होप सो कि माय फ्रेंड्स कि आप लोग के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, है ना। थैंक यू।